देखो, अभिप्रेरणा की हमने परंपरागत विचारधाराएं देखा था। अब हमको आधुनिक विचारधाराएं देखना है। ये आधुनिक विचारधाराएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परंपरागत विचारधारा में तो कुछ नहीं, वही है दंड और पुरस्कार है। इस आधुनिक विचारधारा में जो पहली विचारधारा है वो है अब्राहम मैस्लो की विचारधारा। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आवश्यकता सोपान का सिद्धांत कहते हैं। आवश्यकता सोपान का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसे आवश्यकता सोपान का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत उनने 1943 में एक निबंध लिखा था। एक निबंध लिखा था 1943 में, एक निबंध लिखा था, मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत। उसमें यह सिद्धांत दिया था, मानव अभिप्रेरणा। मानव अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये इसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता सोपान का सिद्धांत दिया था। देखो, आवश्यकता और सोपान दो शब्द हैं इसमें। आवश्यकता और सोपान, नीड हायरार्की। आवश्यकता, नीड, और सोपान मतलब हायरार्की, उच्चता का क्रम। तो देखो, अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का मोटिवेशन अलग टाइप का होता है। कोई व्यक्ति किसी चीज से मोटिवेशन होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज से। हर व्यक्ति को मोटिवेट अलग चीज करती है, अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। क्यों अलग प्रक्रिया अपनाना पड़ता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग स्तर पर होता है। इसने अब्राहम मैस्लो ने अपनी एक सोपान क्रम बताया। यह सोपान क्रम ही महत्वपूर्ण है। मैस्लो ने क्या कहा कि सबसे पहले होती है व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं। ये सोपान क्रम का पहला है, ये क्रमिक है। सबसे पहले भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले व्यक्ति की फिजिकल नीड होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, नींद, अच्छा स्वास्थ्य, ये फिजिकल नीड है। जब तक व्यक्ति के फिजिकल नीड पूरी नहीं होगी, वो सोपान के ऊपरी क्रमों के बारे में सोचेगा भी नहीं, पहले क्रम पे ही अटका रहेगा। जिस व्यक्ति की फिजिकल नीड पूरी हो गई है, वो व्यक्ति फिर इस सोपान क्रम के दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेगा, और दूसरी सीढ़ी पर है, उसको कहते हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। एक बार व्यक्ति को जब रोटी कपड़ा मकान, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तब वो सोचेगा कि ये जो उसकी आवश्यकताएं हैं, ये सतत इनकी पूर्ति हो सके। मतलब जिस घर में मैं रह रहा हूं, तो घर में तो हो सकता है वो किराए के घर में भी रह रहा हो, उसका काम चल जा रहा हो। रोजगार उसको हो सकता है ऐसा मिल गया हो कि डेली का क्या, दिन भर काम किया, पैसे मिले और सो गया है। नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मेरी सेफ्टी नीड है। एक बार जब फिजिकल नीड पूरी होती है, तब नंबर आता है सेफ्टी नीड का। वो चाहेगा कि ऐसा रोजगार मिले जो मेरे को 60 साल तक जिसकी टेंशन ना हो, मेरे को तनख्वाह मिलते रहे, घर मेरा परमानेंट हो जाए, मतलब एक सुरक्षात्मक माहौल में मैं रह सकूं, एक ऐसी जगह पे मेरा घर हो जहां पर लड़ाई दंगे ना हो पाते, अपराध कम से कम होता हो। तब वो सेफ्टी नीड की तरफ जाता है। तो देखो, पहले वो फिजिकल नीड, जब उसकी फिजिकल नीड पूरी हो गई, तब वो सेफ्टी नीड की सोच। यदि किसी व्यक्ति की फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई है, तो उसके दिमाग में सेफ्टी नीड के बारे में बात भी नहीं आएगी। वो केवल इसी पर, जब इसकी ये पूरी हो जाएगी ना, तभी वो फिजिकल नीड की बात करेगा। फिर जब व्यक्ति की फिजिकल नीड पूरी हो गई, सेफ्टी नीड पूरी हो गई, तब उसकी आती है सोशल नीड, सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड। सामाजिक आवश्यकताओं से क्या मतलब है कि अब व्यक्ति यह चाहेगा कि उसको समाज में मान सम्मान मिले, उसको समाज में मान सम्मान मिले, लोग उसकी इज्जत करें, उसका नाम हो। अब वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपनी आवश्यकताओं को देखता है। इसको कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। ठीक है ना? और चौथे नंबर पर आती है जिसको हम कहते हैं महत्वाकांक्षा आवश्यकताएं। महत्वाकांक्षाएं आवश्यकताएं।
महत्वाकांक्षाएं मतलब क्या कह रहे हैं, ईगो नीड। ईगो नीड का मतलब यह है कि इस स्तर पर व्यक्ति शक्ति, उपलब्धि तथा प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करता है। किसके लिए? शक्ति, उपलब्धि और प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करता है। और यह केवल सामाजिक नहीं होगा बल्कि खुद के स्तर पर भी होना चाहिए। मतलब देखो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति पाखंडी हो और समाज में उसका व्यापक सम्मान हो, लेकिन अंदर से तो वो जान रहा है ना कि ये सब फर्जी बातें हैं। तो देखो, जब उसको सामाजिक सम्मान मिल जाएगा तब वो सोचेगा कि मेरे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए, तो दोनों स्तर पर सम्मान मिलेगा। मतलब सामाजिक स्तर पर तो सम्मान मिल ही रहा है, अंदर खुद भी स्वयं का सम्मान करे, तो इसकी होती है महत्वाकांक्षा संबंधी आवश्यकताएं। मतलब वो कुछ पाना चाहता, शक्ति पाना चाह रहा, उपलब्धि पाना चाह रहा, प्रतिष्ठा पाना चाह रहा है, एक कुछ अचीव करना चाह रहा है। और फिर सबसे इस ऊपर आता है जिसको कह रहे हैं पांचवा आवश्यकता क्रम का, आवश्यकता सोपान क्रम का सबसे ऊपरी विश्लेषण है, तो कहते हैं आत्म विश्लेषण। आत्म विश्लेषण, आत्म विश्लेषण आवश्यकताएं। आत्म विश्लेषण आवश्यकताओं का मतलब क्या है कि अब व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके कार्य करने का उद्देश्य सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कि व्यक्ति अब जो काम कर रहा है, ना तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, उसको कोई भविष्य की चिंता नहीं है, समाज की भी चिंता नहीं बची उसको। अब वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा, आत्म संतुष्टि मिल रहा है। अब उसको समाज से भी मतलब नहीं, ऊपर उठ गया वो, समाज से कोई मतलब नहीं, उसको आत्म संतुष्टि मिल रही है, और ये सबसे ऊपरी स्थिति है। अब देखो, मैस्लो यही कह रहा है कि आप यदि किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना चाह रहे हो तो पता करो कि वो किस स्तर पर है। यदि आपने पता कर लिया किस स्तर पर है, जैसे गरीब आदमी को तुम इसके विषय में भी उसको नहीं समझा सकते, इसके विषय में तो बहुत बड़ी बात छोड़ ही दो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बारे में समझाओ, कहेगा कि मेरे घर में खाने की रोटी नहीं, तुम सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मेरे को तो जब भोजन जाता तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छे घर में रहूंगा तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं है। मतलब ये सोपान क्रम है ऐसा। आपकी जब फिजिकल नीड पूरी हो जाएंगी तब आपकी सेफ्टी नीड की चिंता होगी, जब सेफ्टी नीड्स हो जाएंगी तब आप सोशल नीड के बारे में सोचोगे, जब सोशल नीड हो जाएंगी तब आप महत्वाकांक्षा, और सबसे आखिरी में आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा। समझ रहे ना, ये क्रम है। तो अब्राहम मैस्लो ये कह रहा है कि प्रबंधन में हमको केवल इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि अपन उसको ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा काम करेगा, पता करना पड़ेगा कि वो किस स्तर पर है और उसके हिसाब से उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। गरीब आदमी को मोटिवेट करना है तो ये दो, और देखो इसी आधार पे गरीब आदमी के मोटिवेटर अलग होते हैं, अमीर आदमी के मोटिवेटर अलग होते हैं। गरीब आदमी के बाबा अलग होते हैं, अमीर आदमी के बाबा अलग होते हैं। गरीब आदमी कहां जाता है? गरीब आदमी जाता है आसपास बाबाओं, देखो जहां पे गरीब आदमी की भीड़ लगी है, वो उनको क्या उपलब्ध करा रहे हैं? उनको समस्या, जीवन की समस्या उनका, कि रोजगार नहीं है, बेटी की शादी नहीं है, तबीयत खराब है, इलाज कराना है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इधर ही उलझे हुए हैं। और एक व्यक्ति वो है जिसकी सारी नीड पूरी हो गई, उसके पास पैसा भी है, उसको लड़की की शादी की चिंता भी नहीं है, उसको बीमारी भी नहीं है, उसके पास सब चीज है, फिर भी वो बाबा के पास जा रहा। अब बाबा उसको क्या दे रहा है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अंग्रेजी बाबा जो ध्यान करा रहा है बिठाल के, वो कुछ नहीं करा रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं भूत झाड़ दूंगा, वो क्या करूंगा। तो वो ये गरीब आदमी का बाबा अलग, अमीर आदमी का बाबा अलग, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो अब्राहम मैस्लो यही कह रहा है कि जो अच्छा प्रबंधक है वो ये पता करेगा कि उसके जो कर्मचारी हैं किस स्तर तक हैं, किस स्तर पर हैं। निचले स्तर के कर्मचारियों को ये दो देगा, ऊपरी स्तर के कर्मचारियों को ये मिलना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है ऊपरी स्तर पर कर्मचारियों का मेरे पास बहुत पैसा है, नहीं चाहिए तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट, लेकिन हो सकता है वो सम्मान का भूखा हो, उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना हो, उसको एक सम्मान हासिल करना हो, उसके लिए वो काम करेगा, मोटिवेट करेगा। ठीक है ना। तो यही है अब्राहम मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत। ये मैस्लो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि आज भी यह सिद्धांत हर प्रबंधन में हर जगह लागू होता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत, एक्स और वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत।
अब देखो, ये ग्रेगर की दो अवधारणा, एक एक्स अवधारणा है, उसी के आधार पर एक्स सिद्धांत, और वाई अवधारणा है, उसी के आधार पर वाई सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया। एक्स अवधारणा क्या कहती है? मैकग्रेगर ये मानता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो स्वभावतः आलसी होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, स्वभावतः आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, परिवर्तनों का विरोध करते हैं, कुछ भी खुद भी इनोवेशन नहीं करते और दूसरे को इनोवेशन नहीं करने देते, उनका जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब वो कह रहे हैं कि यदि एक्स स्तर के व्यक्ति पर हमको, यदि एक्स स्तर के, इस एक्स टाइप का कोई व्यक्ति है, तो इस स्तर का जो प्रबंधक होगा उसको लोगों से काम कराने के लिए दो ही उसके पास विकल्प है। एक तो क्या है, वो पुरस्कार दे या उनको दंड दे, दो ही काम कर सकते हैं एक्स कैटेगरी के जो व्यक्ति है। जो मैकग्रेगर की एक्स अवधारणा वो कह रही है कि व्यक्ति स्वभावतः आलसी मक्कार होता, काम नहीं करना चाहता है, उनके लिए या तो आपको पुरस्कार देना पड़ेगा या दंड देना पड़ेगा, दो ही विकल्प है, या तो पुरस्कार दो या दंड दो। लेकिन यहां पर जो मैकग्रेगर कहता है कि आज के संदर्भ में ये दोनों ही तरीके विफल हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरीके क्या हैं, व्यक्ति को उस इस प्रकार से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। एक दिन मोटिवेट होगा, 2 दिन भाई सैलरी एक बार बढ़ गई, अब हर महीने सैलरी थोड़ी बढ़ा सकते हो आप, क्षमताएं सीमित है ना, और वो पैसा मिलेगा जब तक तो ठीक है, उसके बाद वो मोटिवेट होना बंद हो जाएगा। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सब ये पुरानी अवधारणा है, अब इन पे ढंग से काम नहीं हो सकता। उसने फिर एक नई वाई अवधारणा का प्रतिपादन किया, और वाई अवधारणा की प्रतिपादन में उसने ये बताया कि भाई जैसे एक्स अवधारणा मान रही है कि व्यक्ति स्वभावतः मक्कार है, कामचोर है, वाई अवधारणा ये मान रही है कि व्यक्ति कामचोर और मक्कार नहीं, बल्कि वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है, वो सृजनशील करना चाहता है, और वो इनोवेशन भी करना चाहता है, बशर्ते ये है कि उसमें उसको सहयोग दिया जाए। सहयोग मतलब देखो, मैकग्रेगर ये कह रहे हैं कि आप जो प्रबंधन में जो अवधारणाएं पढ़ रहे हो कि निदेशन, अपन ने पढ़ा ना, निदेशन, नियंत्रण, निदेशन और नियंत्रण सही ढंग से व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। यदि व्यक्ति को मोटिवेट करना है तो हमको उसको क्या है, सहयोग लेना पड़ेगा। मतलब जो संगठन हम चला रहे हैं उस संगठन का उसको सक्रिय सदस्य बनाओ, उसको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, तब वो अच्छे से काम करेगा। यदि तुम डायरेक्शन और कंट्रोल करने के माध्यम से उसको मोटिवेट करोगे तो वो नहीं होगा। तो ये मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी है। अब उसमें ज्यादा अपन को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखो आपको इतना पता होना चाहिए, एक्स वाई थ्योरी किसने दी है, मैकग्रेगर ने दी है। और एक्स टाइप की अवधारणा बता दी कि वो व्यक्ति को क्या मान रही है, और वाई टाइप की अवधारणा बता दी व्यक्ति को वाई अवधारणा क्या मानती है। ठीक है ना, ये मैकग्रेगर की अवधारणा है। अगली फिर अवधारणा है हर्जबर्ग की। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा। हर्जबर्ग की द्विघटक टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग, ठीक है ना। इसे हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी भी पूछी जाती है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। हर्जबर्ग क्या कह रहा है, व्यक्ति की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति की दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं होती हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे वो कहता है कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, और उस काम से उसको क्या है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। संतुष्टि नहीं मिल रही है। एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उस काम से वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, मजबूरी में काम कर रहा है, जबरन काम कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी क्या करेगा, वो कर्मचारी फालतू की बातों पर ध्यान देगा। मतलब काम करना है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो उनका कुर्सी खराब है, टेबल खराब है, पंखा सही से नहीं चल रहा है, आवाज कर रहा है, हवा तेज फेंक रहा है, कम फेंक रहा, सामने वाले को भगाओ, डिस्टर्ब कर रहा है, 50 तरह की चीजें जो
आजू बाजू के बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस कर रहा है, काम पे फोकस उसका कम है। क्योंकि काम पे फोकस इसलिए नहीं क्योंकि उसका मन ही नहीं लग रहा, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा। इस टाइप की जो आवश्यकताएं हैं, इस टाइप की आवश्यकताओं को हर्जबर्ग ने कहा है कि ये आरोग्य घटक हैं। ये कौन से हैं? आरोग्य घटक, हाइजीन, आरोग्य घटक। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, कि काम में मन नहीं लग रहा है तो फालतू की चीज पर अपन ध्यान दे रहे हैं, और इनको हर्जबर्ग ने क्या कहा? आरोग्य घटक कहा। दूसरे स्तर पे यदि कोई व्यक्ति काम करता है और उसके काम से उसको संतुष्टि मिल रही, मतलब उसको मजा आ रहा है, उससे उसको संतुष्टि मिल रही है, उसका मन लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो अपना ध्यान केवल काम की तरफ लगाएगा, कार्य की तरफ ध्यान लगाएगा। उसे मतलब ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये व्यक्ति केवल पंखे पर फोकस कर रहा, इसको होश ही नहीं है चल रहा नहीं चल रहा, काम में व्यस्त है अपना, क्योंकि उसको मजा आ रहा है काम करने में। तो इस टाइप की ये वाले जो घटक हैं, इसको हर्जबर्ग ने कहा है उत्प्रेरणात्मक घटक। उत्प्रेरणात्मक घटक, उत्प्रेरणात्मक घटक। तो देखो हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी में उन्होंने दो टाइप के घटक बताए हैं, एक हाइजीन घटक बताया है और एक उत्प्रेरणात्मक घटक बताया है। और हर्जबर्ग कह रहा है कि आरोग्य घटकों से उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आप यदि व्यक्ति का, कर्मचारी का काम में मन नहीं लग रहा है तो उसको कितनी अच्छी सुविधा दे दो, उसको एसी में बिठा दो तो भी वो ढंग से काम नहीं करेगा। इस पे ज्यादा फोकस करना है। दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये 20% है, 80% तो ये है। तो ये हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी है, जिसमें कह रहा है कि वो उत्प्रेरणात्मक घटक ज्यादा मेन होते हैं बनिस्बत की आपके आरोग्य घटकों की उत्पादन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती जितनी उत्प्रेरणात्मक घटकों की होती है। ठीक है ना? मतलब इसके अंतर्गत तो सब शामिल कर दे रहा है कि आपकी कार्य दशाएं क्या है, जहां पे आप काम कर रहे हैं, आपकी मजदूरी क्या है, कार्य दशाएं क्या है, मजदूरी क्या है, आपकी स्थिति क्या है, मतलब आप मैनेजर हो कि मजदूर हो, स्थिति क्या है, आपका सुपरविजन कैसे हो रहा है, आपका मैनेजर का नेतृत्व कैसा, ये सब चीजें हैं। ये फालतू चीज है, व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तब ये चीजों पर ध्यान दे रहा। और दूसरा पक्ष है कि उसको संतुष्टि मिल रही है, मतलब क्या है? वो काम में इंजॉयमेंट कर रहा है। इसको उत्प्रेरणात्मक घटक कह रहे हैं। और हर्जबर्ग कह रहा है कि ये घटक ज्यादा प्रभावित करते हैं उत्पादन को आरोग्य घटकों की तुलना में। तो हर्जबर्ग का द्वि घटक थ्योरी, द्वि घटक में कौन कौन से? आरोग्य घटक और उत्प्रेरणात्मक घटक। तो उत्प्रेरणात्मक घटक ज्यादा महत्वपूर्ण है आरोग्य घटक की तुलना में। आरोग्य घटक भी महत्वपूर्ण है कि भाई यदि जहां पे व्यक्ति काम कर रहा है वहां पे अच्छा साफ सफाई होगा तो उसका काम में मन लगेगा, लेकिन यदि व्यक्ति का काम में मन ही नहीं लग रहा तो कितनी अच्छी जगह बैठा दो वो काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है आउची का जेड सिद्धांत। आउची का जेड सिद्धांत, आउची का जेड सिद्धांत। ये दरअसल जापान के विचारक थे आउची, और इन्होंने जापान में ही इंडस्ट्री का अध्ययन किया और उसमें अपनी एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसको वो जेड थ्योरी कहते हैं। जेड थ्योरी क्या कहती है कि यदि हमको कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना है तो हमको कर्मचारियों को संगठन में शामिल करना होगा। कर्मचारियों को संगठन में शामिल करना होगा। विश्वास, आत्मीयता, सहयोग, ये जेड थ्योरी के तत्व हैं। मतलब देखो ये जापानी दरअसल समाज कह लो या उनके कार्य करने का तरीका, कि वहां पे जो कंपनी काम कर रहा है मजदूर में, उस मजदूर को ये लगना चाहिए कि कंपनी उसकी कंपनी है, मालिक नहीं है वो, लेकिन उसको लग रहा है कि अपने आप से एसोसिएट कर रहा है ना, कि यदि मैं इससे काम करूंगा तो ये आगे बढ़ेगी और मेरा देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रत्येक स्तर के कर्मचारी को संगठन में सहयोगात्मक भावना के तहत शामिल करता है, कि संगठन का जो भी कर्मचारी है उसको लगना चाहिए कि वो संगठन का हिस्सा है, इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
और ये सबसे ज्यादा चीज होती है अभिप्रेरित करने वाली। इस स्थिति में वो कम पैसे में भी काम करने को उसको पता लगना चाहिए कि ये संगठन मेरा है। तो ये आउची का जेड सिद्धांत है, ठीक है ना। तो ये आपके अभिप्रेरणा वाला टॉपिक कंप्लीट है।